Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, with reference to Parak, consider the following statement. और ये दोनों statement थे. It is an autonomous institution under the Union Education Ministry that will set norms for student assessment and evaluation for all school boards across the country. And second option was, it will also guide standardized testing to monitor learning outcomes at the state and national level, and both the answers are correct. And next question was for means examination, जहाँ पर बात की गई थी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 तीनों के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखिए, आंसर राइटिंग की स्टार्ट आप कैसे करेंगे? आंसर राइटिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें नेचुरल फार्मिंग के बारे में. ठीक है, सो अगर हम नेचुरल फार्मिंग को यहाँ पर बात करें तो नेचुरल फार्मिंग एक मेथड होती है एग्रीकल्चर की जो सीख करती है टू क्रिएट बैलेंस एंड सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम इन विच क्रॉप्स कैन ग्रो विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल. ठीक है, किसी भी सिंथेटिक केमिकल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं हो, साथ ही किसी भी तरीके की जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर आवश्यकता नहीं हो. ठीक है, सो आर्टिफिशियल इनपुट की जगह लाइक जो भी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र होते हैं, जितने हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, नेचुरल फार्मिंग रिलाई करती है नेचुरल टेक्निक्स पर. ठीक है, जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो गई, कंपोजिट हो गई, सॉइल की हेल्थ बढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ करके जो फार्मिंग की जाती है, इट इज़ नोन एज नेचुरल फार्मिंग. चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, और इंश्योर ये कर रहा है फूड सिक्योरिटी के बारे में. तो देखिए हो क्या रहा है, जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारी कृषि है, जो हमारी फार्मिंग है, उसको एक वाइबल और एस्पिरेशनल पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करना, ताकि उससे जो नेट इनकम है फार्मर्स की वो इंक्रीज हो सके, साथ ही जो कॉस्ट है वो यहाँ पर हमें रिड्यूस हो जाए. रिजल्ट क्या होगा? कॉस्ट तो रिड्यूस होगी ही, साथ में जो रिस्क हैं, जो इन पेस्टिसाइड्स वगैरह से रिस्क हमें देखने मिलते हैं, वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे. ऑल्सो इनकम जो है वो यहाँ इंक्रीज हो जाएगी. अब देखिए, नेशनल ये फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कर रहा है? जो छोटे किसान हैं, जो एक स्मॉल स्केल फार्मर्स है, जिनका जो एक्सेस है वो एक लिमिटेड एरिया पे है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू है, वो क्या कर सकते हैं? वो हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे बिना किसी हाई इनपुट के. रिजल्ट क्या होगा? इससे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी. साथ ही ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे हो जाएगा? देखिए, नेचुरल फार्मिंग क्या करती है? एक सस्टेनेबल अप्रोच की बात करती है, जिसका मतलब प्रिजर्व करिए और इन्हेंस करिए नेचुरल रिसोर्सेज का, रादर उनको डिप्लीट करिए. मतलब इनको ख़राब मत करिए, प्रिजर्व करिए, और इनकी जो क्वालिटी है उसमें हमें इन्हांस करने की आवश्यकता है. रिजल्ट क्या होगा? इस तरीके की जब मेथड अपनाई जाएगी तो ये इस ऐसी प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे जिसकी वजह से चाहे सॉइल की हेल्थ की हम बात करें, फूड क्रॉप्स की क्वालिटी की बात करें, उसमें कोई भी डिग्रेडेशन हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा. अब देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो वो ऐसी कंट्री हो जाती है जहाँ पे लगातार पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. पॉपुलेशन ग्रो करने का मतलब है जो एक्सपेक्टेशन है फार्मिंग से, जो कृषि से, लिमिटेड एरिया में ज़्यादा फार्मिंग और ज़्यादा फूड प्रोडक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है. रिजल्ट क्या होगा? बहुत सारे लोग इस तरीके से खेती किसानी करेंगे कि इन जो लैंड है, जो सॉइल है, इसका दोहन हो. ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को यहाँ पे ये प्रमोट करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जो उम्मीदें हैं, जो लैंड से, जो फार्मर्स से जो उम्मीदें हैं, वो भी बढ़ती जाएगी. रिजल्ट क्या होगा? दोहन होने लगेगा चीज़ों का. सो ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो ये प्रमोट करता है किसान को कि ठीक है, आप कोई अच्छे ऑप्शंस निकालिए, आप क्रॉप रोटेशन करिए, इंटर क्रॉपिंग करिए, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उन पर डिपेंडेंट रहिए, रादर देन पुटिंग प्रेशर ऑन इट. आप उसका एक बेटर यूटिलाइजेशन यहाँ पर करके निकालिए. देखिए, साथ ही यहाँ पर क्या आ सकता है? ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी आप मेंशन कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट आप बता सकते हैं कि किस तरीके से ये जो फार्मिंग्स हैं ये सस्टेनेबल है इकोनॉमिक पॉइंट
व्यू से भी। क्यों? फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे जो हमारे खर्चे होते हैं, फार्मर्स जो पूरी तरीके से प्रोडक्शन और बाकी चीज़ों में ऐसे केमिकल्स या सिंथेटिक चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जब वो इसका परचेज नहीं करेंगे, नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करेंगे, रिजल्ट क्या होगा? जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। चलिए, तो ये तो था इस आंसर के बारे में, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। आप चाहें तो जो नेचुरल फार्मिंग के चैलेंजेस हैं इंडिया में, जैसे पुअर बजटरी सपोर्ट, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का अभाव होना, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होना, उनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप अपने आंसर को और अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसका एम है, फोकस करता है एक वेल डायरेक्टेड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। साथ ही परंपरागत कृषि विकास योजना को यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट आप नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव है जिसको आप अपनी आंसर राइटिंग में दे सकते हैं। और लास्टली कंक्लूजन दे सकते हैं कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनने की बात करता है, आत्मनिर्भर की बात करता है। सो व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया को इस तरीके की मेथड अपनाने की ज़रूरत है कि वो कम खर्चे में सस्टेनेबल गोल, डेवलपमेंट गोल को साथ लेते हुए हंगर को भी कर्व करे, लेकिन क्वालिटी में भी कहीं पर कमी नहीं लाए। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, ये करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा नेचुरल फार्मिंग। ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज आर्टिकल्स में क्या है। चलिए, पहला आर्टिकल बात कर रहा है जो हमारा नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो ट्रेड करेगा नैनो फर्टिलाइज़र और डेयरी प्रोडक्ट इन 3 मंथ्स। देखिए, नैनो फर्टिलाइज़र जो प्रोड्यूस्ड है, जिनको IIFCO ने यहाँ पर ने बनाया है, साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमूल, ये पहली उन कंट्रीज़ में से होंगे, ये पहले वो प्रोडक्ट्स होंगे जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, and they'll become the first few products that are expected to be exported by the first ever national export cooperative society। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर इनको प्रोवाइड कर दिया था, मंजूरी दे दी थी कि इसको ये कर सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा? ये जो सोसाइटी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ, ये अगले कुछ दिन में पहला कंसाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे और इसका यहाँ पर ट्रेड भी किया जाने लगेगा। जब हम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड की बात करें तो उसके साथ हमें कृषिक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात कोऑपरेशन और बाकी नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रमोट करता है इस तरीके की सोसाइटीज़ को और कंट्रीब्यूट करता है 100 करोड़ इन ईच वन ऑफ देम। ठीक है, ये जो सोसाइटी है इनके पास ऑथोरिटी होती है, ये कैपिटल शेयर करती हैं 2000 करोड़ रुपए का, विद द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑल ओवर द कंट्री। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंस किस चीज़ की आ जाती है कि ये जो ट्रेड हम यहाँ पे करना शुरू करने वाले हैं, इसको अगर हम ग्लोबल एस्पेक्ट से देखें तो आज की डेट में भारत में 8.54 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। ठीक है, और इनके मेंबर्स की बात करें तो 29 करोड़ से भी ज़्यादा के मेंबर्स ये हैं। तो अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करने की बात करें तो हम लोकल जो हमारी जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनको एडवांस करके, ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिक एरियाज़ है जिन पर ये काम कर रही है उन पर ज़्यादा फोकस करके जो हमारा एक्सपोर्ट है उसे सरप्लस कर सकते हैं कंट्री में। ठीक है, चलिए, तो एग्जामिनेशन के लिए इससे क्या निकालना ज़रूरी है जी? GS पेपर 3 के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर हमें बात करना होगा किसके बारे में? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, दैट इज़ IFFCO। ऑल राइट, कैसे? इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आपको याद हो रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि इसने वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है फार्मर्स के लिए। ठीक है, 2021 की न्यूज़ है हालांकि, लेकिन फिर भी आपको इसे याद रखना है। अगर हम इफ़को की बात करें तो ये इंडिया का बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाता है, जिसको ओन करते हैं इंडियन कोऑपरेटिव्स। इसको फाउंड किया गया था 1967 में, जब सिर्फ इसमें 57 कोऑपरेटिव्स इसका पार्ट हुआ करते थे।
आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसमें 36,000 से भी ज़्यादा इंडियन कोऑपरेटिव इसका पार्ट है, विद द डाइवर्सिफाइड बिजनेस, सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस से लेके रूरल टेलीकॉम तक हर कोई आज इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव का पार्ट है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इनका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉस्पेरिटी के तरफ ले जाना, ठीक है। कैसे? टाइमली, समय रहते, ऐसा ना हो कि हम बहुत आगे बढ़ जाएं और हमारे फार्मर्स बहुत पीछे रह जाएं। वहीं हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, वहीं एनवायरनमेंट के मैनर में सस्टेनेबल गोल्स के बारे में यहाँ पर बात करना, और सारी एक्टिविटी से वेलफेयर को यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पर बहुत अच्छी बात की जा रही है कि वुमेन ऑफिसर इन कमांड सून। देखिए, हो क्या रहा है, यहाँ फाइनली वो मौका आने वाला है जहाँ आर्मी ने डिसाइड कर लिया है कि वो प्रमोट करेगा फ्रॉम द रैंक ऑफ ल्यूटिनेंट टू कर्नल अगेंस्ट 108 वैकेंट पोस्ट। हो क्या रहा है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आर्मी ने अपनी एक प्रोसेस शुरू करती है टू सिलेक्ट द वुमेन ऑफिसर फॉर कमांडिंग पोस्ट, ठीक है। और कौन सी रैंक पर? देखिए, कर्नल की रैंक पर यहाँ पर इन्हें कमांड करने की बात की जा रही है। देखिए, आगे यहाँ पर बात की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जजमेंट था 2021 का, कि जो अपहोल्ड किया जा रहा था अर्लियर जजमेंट रिगार्डिंग ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन एंड कमांड पोस्टिंग टू वुमेन ऑफिसर इन ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज अदर देन दी कॉम्बैट, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है, इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर विमेंस का जो एलिजिबिलिटी है फॉर परमानेंट कमीशन वो क्या है। देखिए, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समय हो गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि शॉर्ट सर्विसेज कमीशन की जो वुमेन ऑफिसर्स होती हैं वो एलिजिबल होती है परमानेंट कमीशन के लिए, और उनको आर्मी में कमांड पोस्ट पर भेजना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ईयर्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ये वर्डिक्ट आया था जब 10 साल से एक पिटीशन 2010 में एक पिटीशन फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में टू ग्रांट एसएससी वुमेन ऑफिसर्स परमानेंट कमीशन। उसके बाद 2020 में एक ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, अंडर शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम वुमेन्स को कमीशन किया जाता है आर्मी में फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, जो कि एक्सटेंडेबल होता है अप टू 14 ईयर्स। और इसके थ्रू भी जो विमेन ऑफिसर्स यहाँ पहुँचती थी उनका रोल बहुत ही स्पेसिफाइड था, जैसे आर्मी में एजुकेशन कॉर्प्स हो गया, सिग्नल कॉर्प्स हो गए, इंटेलिजेंट कॉर्प्स हो गए, इंजीनियरिंग हो गए, ऐसी लिमिटेड स्पेसिफिक एरियाज में ही सिर्फ इनको पोस्ट किया जाता था और इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता था कॉम्बैट आर्म से, सच एज, जैसे हम अगर बात करें इन्फेंट्री या आर्म्ड कॉर्प्स से, ठीक है। वहीं अगर हम मेल एसएससी ऑफिसर्स की बात करें तो दे कुड ऑप्ट फॉर परमानेंट कमीशन जब उनके 10 साल सर्विस के यहाँ पर क्या हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, तो वो यहाँ क्या कर सकते हैं, परमानेंट कमीशन के लिए आगे जा सकते हैं। बट यही जो ऑप्शन था ये महिलाओं के पास अवेलेबल नहीं था। सो जो वुमेन है यहाँ पे वो परमानेंट कमीशन के लिए लगातार फाइट करेंगी, और रिजल्ट होगा 2019 में, जब गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसी लाने की बात करेगी, एंडोर्स करेगी परमानेंट कमीशन फॉर एसएससी वुमेन ऑफिसर इन 10 स्ट्रीम्स, ठीक है, ऑफ कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज सेक्शन, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आए जिसमें बोल दिया गया कि वुमेन ऑफिसर है वो ऑफर नहीं कर पाएंगी कमांड अपॉइंटमेंट एंड वुड सर्व ओनली एन स्टाफ पोस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का इतने किस्से के बाद एक वर्डिक्ट आता है जिसमें वो बोलते हैं कि देखिए, ये हाई टाइम है जब हम ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और ये विमेन मैन वाला डिफरेंस है इसे ख़त्म करके एक नई मिसाल हमें यहाँ पर रखना ज़रूरी है। तो उन्होंने बोल दिया कि जितनी भी महिलाएं हैं दे विल बी एलिजिबल फॉर द परमानेंट कमीशन, ठीक है। कोर्ट ने डिसमिस किया द गवर्नमेंट स्टैंड दैट ओनली विमेन ऑफिसर विद लेस देन 14 years of services ought to be considered for permanent commission, and those with over 20 years should be pensioned immediately. कोर्ट ने बोला कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें सर्विसेज में नहीं करना चाहिए, और परमानेंट कमीशन 10 स्ट्रीम में ऑफ द कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज
को इस कडार में लेके आए और जितने अधिकार मेल एसएससी ऑफिसर के पास थे वो सारे इनको यहाँ प्रोवाइड किए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये भी बोला कि वुमेन ऑफिसर विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर कमांड पोस्ट इन नॉन कॉम्बैट एरिया। ठीक है, सिंस एन ऑब्सोलेट बार on women seeking criteria on command appointment would not go with the guarantee of equality under article 14। बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ इन्होंने दिया। सो कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सिंस कमांड अपॉइंटमेंट्स वर नॉट automatic for man officer, so would it be for women as well. So it was left to the army to take a call on such cases and vice versa। तो देखिए इस वर्डिक्ट का ये कहानी सुनाने के पीछे आपको सार क्या था, इस जितना भी ये जो जजमेंट हुआ इसका इम्पैक्ट ही आज ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं हम जो उसके पीछे है। अब विमेन ऑफिसर्स एलिजिबल हो गई किसी भी कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए जैसे उनके काउंटर पार्ट्स मेल ऑफिसर थे। साथ ही इसने रास्ता ओपन कर दिया इस डिसीजन ने फर्दर प्रमोशन के लिए टू द हायर रैंकिंग फॉर ऑल दीज विमेन्स। साथ ही ये जो विमेन ऑफिसर है दे हैड सर्व्ड ओनली एज ए स्टाफ। ठीक है, और उसके बाद ये कहीं बाहर नहीं निकल सकती थी। लाइक अगर हम बात करें कर्नल रैंक की तो देखिए वही तो हुआ है, आज यहाँ पर कर्नल रैंक तक पहुँचाने की बात की जा रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन हमारे पास आया था। ठीक है, सो जितनी भी जूनियर रैंक की विमेन ऑफिसर हुआ करती थी आज उनके पास टाइम है कि वो अपनी टाइमली ड्यूरेशन में ट्रेनिंग करें, कोर्स करें और आगे जो उनके हायर प्रमोशन है वहाँ तक पहुँचे। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप याद रखेंगे जब भी आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं आप परमानेंट कमीशन के साथ इसे जोड़ के पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 1 इससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सो जुडिशरी इशू रिलेटेड विद विमेन और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरनल रिलेशंस के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो आप भी अगर अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं सो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वी हैव 2 ब्रांचेस, वन एट भोपाल, पता आपके सामने स्क्रीन पर है, और दूसरी ब्रांच हमारी इंदौर में है। साथ ही आप यहाँ पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके और भी डिटेल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ और आज का पहला आर्टिकल है जजिंग अ डिकेड ऑफ द पॉक्सो एक्ट। देखिए 10 साल हो गए हैं जब पॉक्सो एक्ट को पास किया गया था 2012 में। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, ये कॉन्सिक्वेंस था इंडिया के रेटिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड इन 1992। ये हमारे सामने आया 14 नवंबर 2021 को और तब से ये बहुत ज़्यादा डिसिसिव डिसीजन रहा है इंडिया के लिए। देखिए जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस विच इज़ पॉक्सो, इसको लाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। ये एक तरीके से स्पेशल लॉ बनकर हमारे पास आया जिसका काम था जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है और जो सेक्सुअल अब्यूज़ है बच्चों के साथ जो हो रहा है उसको और कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया जा रहा था। उससे रिलेटेड जितनी भी एडुकेट मेजर्स होनी चाहिए, पेनल्टीज़ होनी चाहिए, उस सब का एक पूरा चिट्ठा हमें इस पॉक्सो में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे राइटर उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है कि पॉक्सो में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है ना। कुछ क्यों, सबसे बड़ी डिबेट देखिए क्या चल रही थी कि जो एज है पॉक्सो के अंदर उसको 18 की जगह 16 कर दिया जाए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। रिजल्ट क्या हो जाता है, राइटर बता रहे हैं यहाँ पर कि होता क्या है, बहुत सारे लोगों को तो भाई पॉक्सो के अंदर लाया जाता है बट कन्विक्शन होते 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 ये संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। हालांकि इन्होंने आर्टिकल के अपने नेक्स्ट सेक्शन में पॉक्सो की बहुत तारीफ भी करी जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसका सबसे अच्छा फीचर अगर कुछ है पॉक्सो का विच इज़ द जनरल न्यूटर नेचर। ठीक है, ये जनरल न्यूट्रलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, हालांकि जो अगर हम NCRB के रिकॉर्ड की बात करें जो उन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया था ऑन द मेल एंड फीमेल विक्टिम सेपरेटली, छत्तीसगढ़ की अगर अकेले डेट की बात करें हम, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए आप राइटर भी हमारे कहाँ से हैं, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़, इसीलिए इन्होंने, क्योंकि ये वहाँ से ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हैं, उधर का जो NCRB का डेटा है उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ का रेफरेंस दिया है। ये क्या बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अगर हम अकेले बात करें तो मेल चाइल्ड विक्टिम्स को अगर हम अकाउंट करें
तो 8, अगर 1000 पॉक्सो के केस की बात कर रहे हैं तो मेल चाइल्ड विक्टिम्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 8 इन एवरी 1000 पॉक्सो केसेस, ठीक है। जबकि अगर हम रिपोर्टेड नंबर्स की बात करें, इज नॉट दैट बिग, इज स्टिल एंडोर्स सोसाइटी एप्रिशिएशन दैट द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेल चिल्ड्रन इज ऑल्सो अ सीरियस इशू, ठीक है, जिसको हमें रिपोर्ट करने से बचना नहीं चाहिए। रिजल्ट क्या होता है भाई, इतना कम परसेंटेज आ रहा है, क्यों? तो ये कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को भी बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी आपकी सोसाइटी ओपन नहीं है कि कोई मेल चाइल्ड है कि उसके साथ किसी तरीके का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, और इस तरीके के जो रिपोर्टेड केसेस हैं ये हमें बहुत अच्छे से सिग्निफाई कर रहे हैं कि देखिए एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस आई है। अदर देन सोसाइटी जो भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें पॉक्सो के तहत केसेस रजिस्टर्ड करवाए हैं, जो कि ये बता रहा है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, इस तरीके के जो केसेस हैं वो कहीं पे गायब नहीं होने वाले, बल्कि उनको पॉक्सो के तहत ध्यान दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर भी पॉक्सो हमारा काफ़ी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए पोर्नोग्राफी ये बोल रहे हैं कि ऑफेंस नहीं है। आप अगर प्राइवेटली पोर्नोग्राफी को कहीं पर वॉच कर रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं या उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको एक तरीके से ऑफेंस यहाँ पर माना गया है। चलिए, तो यहाँ पे तारीफ ख़त्म करते हुए ये आ गया और उन्होंने बोला कि ठीक है, बाकी सारा सब कुछ सिस्टम ठीक है, पॉक्सो के आने के बाद से देखिए हमें हमारा जो इन्वेस्टिगेशन पैटर्न है उसे चेंज करने की आवश्यकता थी, जो कि आज की डेट में भी नहीं किया गया है। ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन होती है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के जो केस होते हैं, जनरली इनमें इन्वॉल्व किया जाता है रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स। उसका मेडिकल और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उसका एग्जामिनेशन होता है, डिटरमाइन किया जाता है चाइल्ड की एज को। और ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की यहाँ पे बात की जा रही है, पॉक्सो बोलता है कि किसी भी बच्चे का जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पर एक विमेन सब इंस्पेक्टर उस समय उस बच्चे के साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। नो मैटर अगर ये स्टेटमेंट बच्चे के रेसिडेंस पर रिकॉर्ड किया जा रहा है या किसी भी प्लेस ऑफ चॉइस पर रखा जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो प्रोविज़न है इसको कंप्लाई करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल एट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि राइटर का बताना ये है कि अगर हम महिला की बात करें पुलिस फोर्स में तो वो आज की डेट में भी सिर्फ 10% है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जहां हार्डली एनी वुमेन स्टाफ यू कैन सी। 2015 में भी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी एक स्कीम टू क्रिएट एन इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बट जिसमें क्या बात की गई थी, विच वॉज टू बी मेड अप ऑफ 15 पुलिस ऑफिसर विद एटलीस्ट 1/3 कंप्राइजिंग वुमेन ऑफिसर, बट हुआ कुछ नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही धरा रह गया, ठीक है। इस पूरी स्कीम का काम क्या था, इक्वालिटी को इंश्योर करना, इन्वेस्टिगेशंस में इक्वालिटी को इंश्योर करना, क्राइम अगर वुमेन्स होते हैं तो उसको इस तरीके से रखना कि वो 50-50 के एक्सपेंडिचर शेयरिंग बेसिस पर आए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर कुछ खास हमें नतीजे देखने के लिए नहीं मिले। साथ ही सेंटर के बहुत सारे इनिशिएटिव रहे हैं, जैसे महिला डेस्क, उसको स्ट्रेंथनिंग करने की बात करें तो राइटर बोल रहे हैं आज भी ऐसे कई थाने हैं जहां पर एक भी विमेन स्टाफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जब विमेन स्टाफ ही देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये मात्र 10% हैं, तो आप पॉक्सो में इस तरीके के चेंजेस कैसे लेकर आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बात की जाती है, इसी तरीके का दूसरा मुद्दा इन्होंने यहाँ पर उठाया है, जब रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट की बात की जाती है। ऑडियो वीडियो मीन्स पर हमें किसी भी स्टेटमेंट को यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, इनकी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, क्रॉस चेकिंग नहीं हो पाती, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो खुले छूट जाते हैं, या कई बार जो एविडेंसेस होते हैं उनको यहाँ पर प्लांट भी कर दिया जाता है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है जब इनको रिकॉर्ड किया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम होता है कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करें, बट एज पर द रिकॉर्डेड डेटा बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कभी क्रॉस एग्जामिनेशन किया हो ड्यूरिंग द ट्रायल।
ठीक है, तो यहाँ पर भी एक और मुद्दा हमें देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स। प्रोसिक्यूट्रिक्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो विमेन है पॉस्को एक्ट के तहत उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं आज की डेट में। मेडिकल एग्जामिनेशन एक गर्ल चाइल्ड का कंडक्ट किया जाता है बाय द फीमेल डॉक्टर, जो कि पॉस्को के तहत डिफाइन किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला भी है कि ये जो 2 फिंगर टेस्ट है उस पर पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जहां पर इसको एग्जामाइन करने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। अब ये जो केसेस होते हैं इन पे फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस की तरह यहाँ पर काम करती है। बहुत से स्टेट्स में क्या हो जाता है, ये जो एग्जिबिट्स होते हैं इसको सबमिट करने में देर हो जाती है, या इनकी रिपोर्ट आते आते इतना समय हो जाता है कि बहुत सारे केसेस जब चार्ज किए जाते हैं तो ये चार्ज शीट बिना किसी एफएसएल रिपोर्ट के यहाँ पर सबमिट कर दी जाती हैं। ठीक है, सो ये इसके कुछ 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। और नेक्स्ट मुद्दे पर आ जाते हैं, ये बात करें एज डिटर्मिनेशन की। बात कर रहे हैं कि जब हम जुवेनाइल की एज को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं विक्टिम की, तो होता क्या है भाई, उसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है स्कूल में, उसके जो डॉक्यूमेंट सबमिट हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी है, हम उसको ही उसका बेस मान लेते हैं और उसके हिसाब से क्या कर देते हैं, उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसकी एज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए, क्या स्कूल्स में सही एज कोई लिखवाता है, या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सही एज नहीं लिखवाई जाती। तो क्या सिर्फ एक स्कूल का डॉक्यूमेंट एक आधार होना चाहिए, कोई भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट आधार होना चाहिए किसी की एज आइडेंटिफाई करने के लिए? तो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रादर ये जो एज का एस्टिमेशन है, इट शुड बी बेस्ड ऑन मेडिकल ओपिनियन। ठीक है, ताकि जो स्कोप है, जो सजा देने का स्कोप है, कि भाई कई बार क्या होता है, माइनर मेजर के चार्जेस में चला जाता है, मेजर को माइनर के चार्जेस में लग दिया जाता है। ठीक है, और एक बार अगर माइनर प्रूव हो गया कि वो मेजर है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि उसके साथ बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो भी यहाँ पर हमें उसका कॉन्सिक्वेंस देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करें पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे की गई है। ये बता रहे, अगर हम पॉस्को के अंदर रजिस्टर्ड केसों की संख्या देखें तो इन केसेस को रिजॉल्व करने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं। देखिए, पॉइंट कहाँ पर आ जाता है कि अगर कहीं पर चार्जशीट दर्ज नहीं की जाती है 90 डेज के अंदर ऑफ द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, वो उसको बेल मिल जाती है। अब व्हेन अ चार्जशीट इज पुट इन 60 डेज ऑफ द एफआईआर और अरेस्ट नहीं किया जाता है, द अक्यूज्ड मे सीक बेल इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। रिजल्ट क्या, इस तरीके की लूप होल्स निकाल कर कुछ ना कुछ काम कर लिया जाता है। सो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं वो ऐसे लूप होल्स का फ़ायदा उठा लेते हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए इन्हें आना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें तो ट्रायल्स केसेस की, तो इनको सॉल्व होने में बहुत समय लग जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम फ्रेम है, इसे भी हमें कम करने की आवश्यकता है। ये पूरा आर्टिकल इस बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, ये आर्टिकल संबंधित है पुरानी न्यूज़ से। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, ASER रिपोर्ट, जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और उसी का बेस पर ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, एसर रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड, ऐसे एक एनजीओ है प्रथम एनजीओ, वो इसको रिलीज करता है। हालांकि पिछले 4 साल से ड्यू टू कोविड इस रिपोर्ट को प्रेजेंट नहीं किया जा सका था, इसीलिए अब इस रिपोर्ट का आना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये रिपोर्ट किस बारे में बात करिए कि एक नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे किया गया, जिसमें जितने हमारे रूरल डिस्ट्रिक्ट और जितनी भी कंट्री के जनरेटेड एस्टिमेटेड स्कूल्स होते हैं और जहाँ पर भी बेसिक लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, उन सभी में इसके तहत इनकी जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसका नाम है ASER रिपोर्ट 2022। ये क्या बात कर रहे हैं, देखिए, इन्होंने बोला सबसे पहले तो कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2022, वो हाई प्रायोरिटी देती है फाउंडेशनल लिटरेसी पे।
है ना, न्यूमेरिसी स्किल्स पर, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रंस इन अर्ली एज, और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। अलॉन्ग विद दैट ये निपुण भारत के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर निपुण स्टैंड करता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। क्या होता है, कई बार हम कुछ चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, है ना, या अगर हम उन्हें समझ रहे होते हैं तो पढ़ नहीं पा रहे। तो वहीं पर ये जो निपुण इनिशिएटिव है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बात करता है ऐसी इनिशिएटिव पे जहाँ पर रीडिंग में प्रोफिशिएंसी तो हो ही, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ और साथ ही न्यूमेरिसी का भी यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया था टू ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू प्रैक्टिस, कि भाई पॉलिसीज़ तो हम बना देते हैं लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल कैसे करें, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो उसका बेस प्रोवाइड करता है निपुण भारत। ठीक है, देखिए अब ये पॉलिसी सबसे अच्छा काम क्या कर रही है, इसका जो फोकस है वो ईयरली ईयर्स पर है, ठीक है, अर्ली ईयर्स पर, आई एम सॉरी, ठीक है, इन प्राइमरी स्कूल्स। इससे हमें एक एस्टिमेशन लगाने में आसानी मिल जाएगी कि जो आगे की क्लासेस में जा चुके हैं बच्चे वो अभी कितना पीछे रह गए हैं, है ना। सो यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स को डिस्कस किया है, एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए 2018 के ऑल इंडिया रूरल एनरोलमेंट फिगर की अगर हम बात करें तो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे थे उनका जो एनरोलमेंट था दैट वाज 97.2%। वहीं ASER की 2022 की डेटा की बात करें तो इट इज़ 98.4%। तो ये एक तरीके का अच्छा इंडिकेशन है जो बताता है कि सिग्निफिकेंट शिफ्ट जो हमें देखने मिला है प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में, वो ये बड़ा अच्छा शिफ्ट यहाँ हमें दिखाता है। वहीं बहुत सारे फैक्टर्स भी यहाँ पर प्ले करते हैं, जैसे डिक्रीज इन फैमिली इनकम। साथ में देखिए आर्टिकल, बहुत प्यारा आर्टिकल लिखा गया, आप इसकी एक एक लाइन को अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये क्या बता रहे हैं, ये जो शिफ्ट हमें देखने मिला है, हम एक तरफ तो इसे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा शिफ्ट है, लेकिन शायद इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स भी एसोसिएटेड हैं, जैसे फैमिलीज़ की जो इनकम है उसमें कमी आ जाना, परमानेंट क्लोजर ऑफ लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, है ना। कोविड के समय बहुत सारा ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा करते थे, लेकिन कोविड ने ऐसी सिचुएशन अराइज कर दी कि ये जितने भी स्कूल्स हैं ये बंद करने पड़ गए। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं कि प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ एक शिफ्ट लेकर आए, और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करा है मिड डे मील स्कीम और टीचिंग लर्निंग मटेरियल शेयर्ड रिमोटली। वर्कशीट्स को बांटा जा रहा है, टेक्स्ट बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, मिड डे मील को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो नंबर है 97.2% से हमें 98.4% देखने के लिए मिला है। अब देखिए इसका प्लस साइन क्या होगा, इस पूरे जो एनरोलमेंट जो राइज हो रहा है ना, इसका सबसे अच्छा साइन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अब आएंगे, पढ़ाई करेंगे, और वो एक लंबे टाइम पीरियड अपना यहाँ पर स्कूल में बिताएंगे। लेकिन देखिए राइटर ने बहुत अच्छे से यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी दिखाया है। इन्होंने बोला है लेकिन दूसरी तरफ इसका एक माइनस पॉइंट भी है। जी माइनस पॉइंट क्या, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगा, प्राइमरी से मिडिल स्कूल जाएंगे, मिडिल स्कूल से सेकेंडरी जाएंगे, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी जाएंगे, और लास्टली बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद यही वो बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, अपने लिए जॉब्स की तलाश करेंगे। सो स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन के बाद डिफ़िकल्टी कहाँ हो जाएगी, प्रॉब्लम आती है कॉलेजेस में एडमिशन लेने के टाइम, प्रॉब्लम आती है जब अप्रोप्रिएट जॉब्स की तलाश बच्चे करते हैं, है ना। तो ये हाई एनरोलमेंट को इन्होंने बहुत अच्छे से अटैच करके दिखाया है दी हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। चलिए आगे इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया, ASR का डाटा यहाँ पे शो करता है कि 2018 में अगर हम बेसिक्स स्केल की बात करें अपर प्राइमरी ग्रेड की, तो बहुत सारे डिज़ायर्स इसमें देखने के लिए मिलती थी। लेकिन जैसे ही हम कोविड या उसके आसपास के एरिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनकी बेसिक या प्राइमरी स्किल्स यहाँ पर अच्छी हैं। सो ये जो पूरा ग्रुप है ये 2018 से 2022 के बीच का है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने मिली है कि बच्चे पढ़ना नहीं जान रहे अच्छे से, रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बेसिक लर्निंग जो लेवल्स होते हैं वो यहाँ पर सुधरे नहीं हैं। तो ASER के जो एविडेंसेस हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि हमें बेसिक लर्निंग लेवल्स पर मिडिल स्कूल चिल्ड्रन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लगातार
कम होता जा रहा है, या तो ये स्टेगनेंट है, कि पढ़ने की जो स्किल है ये बहुत सालों से ऐसे ही है, ये सुधर नहीं पा रही है। एंड दिस इज़ अ हाई टाइम कि हम क्या करें, इस पर फोकस करें। देखिए, राइटर आगे एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जब हम लास्ट 10 सालों की बात करें तो हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरीके से चेंज हुई है। एक नए तरीके का नॉलेज डोमेन हमारे सामने आया है, एक नई तरीके का ऑपरेशन हमें देखने के लिए मिला है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि क्या हो सकते हैं, एक स्टैंडर्ड 8 पे बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, जबकि उनके पास बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरेसी स्किल भी नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये हायर स्कूल में पहुंचते हैं और हायर स्कूल में ये ग्रेजुअली क्या होते हैं, अपनी स्किल्स कम होने की वजह से पीछे ही रहते जाते हैं। हमारा फोकस किस बात पर होना चाहिए कि जो हम एक ब्रॉड एस्पेक्ट से इस पूरे पिक्चर को देखें कि बेसिक स्किल्स, ठीक है, फाउंडेशन स्किल्स और न्यूमेरेसी स्किल्स को हमें सुधारना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर एम्बिशियस करिकुलम भी हम यहाँ पर नहीं लेके आए। एक ऐसा करिकुलम हमें लाने की ज़रूरत है जो बच्चे को, किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़े, बल्कि यहाँ पर साथ में लेकर चले। ठीक है, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि कहीं ना कहीं हमने लर्निंग लॉस की है और हमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने की यहाँ पर आवश्यकता है। ये ASER की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ASER रिपोर्ट कौन सा NGO पब्लिश करता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। ये लगातार देखिए न्यूज़ में है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रपोजल दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें जो फैक्ट चेक है, इसके लिए कुछ ऐसा लाने की ज़रूरत है, बाय विच द गवर्नमेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एज फॉल्स नीड टू बी अपोज्ड विदाउट इवन अ सेकेंड लुक। ठीक है, ये जो प्रपोजल यहाँ पर लाने की बात की जा रही है, ये बोल रहा है कि अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है जो हमारा IT रूल्स है उसमें। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा अगर हम इसमें अमेंडमेंट कर देंगे, तो एक दरवाज़ा ओपन कर देगा PIB, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, या ऐसी कोई भी एजेंसी के लिए जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है फैक्ट चेक करने के पर्पज़ से, और इमीडिएट उस पर तत्काल प्रभाव से ऐसे जो मिस इन्फॉर्मेशन या गलत न्यूज़ प्रोपोगेशंस किए जा रहे हैं उसको ये ख़त्म कर देगी, है ना। चलिए देखिए मुद्दा क्या है। IT रूल्स की अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो 2012 से लेके 2022 का वो फ्रेम है जब सोशल मीडिया अचानक से राइज कर रहा था। 2012 की हम बात करें तो आप में से क्या पता किसको याद हो किसको नहीं, तो एक कैंपेन चल गया था जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को बोला जा रहा था, नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है। रिजल्ट क्या हुआ, एक इस तरीके का मैसेज प्रोपोगेट हुआ और अचानक से बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न्स जो थे वो फ्लाइट्स बोर्ड करने के लिए ट्रेन्स में हर जगह भागने लगे। तो ये पहला ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसने बहुत बुरे तरीके से अफवाह को, एक फेक न्यूज़ को इस तरीके से लोगों तक पहुंचाया कि लोगों ने उस पर विश्वास करना चालू कर दिया। आपके और हमारे साथ भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए होंगे जहां पर हमने व्हाट्सएप पे आए हुए किसी मैसेज पर विश्वास कर लिया। रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि देखिए हमें एक नए तरीके की कुछ सेट ऑफ रूल्स लाने की ज़रूरत है जो क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से डील करेंगे। ठीक है, ये रूल्स किसके लिए लेकर आएंगे, सोशल मीडिया के लेकर आएंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लेकर आएंगे और OTT के लिए, जिसमें से इन दोनों को इन्होंने क्या छोड़ दिया कि आप स्वयं डिसाइड करिए कि ऐसे कौन से कंटेंट हैं जो रिलीज होने चाहिए और कौन से कंटेंट हैं जो रिलीज नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर सोशल मीडिया के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आ जाएगी, एक सेट ऑफ रूल्स लेकर आ जाती है। होता क्या है देखिए, इंटरमीडिएटरी गाइडेंस ऑफ डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड इसे बोला गया। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि एक ऑर्डिनरी यूज़र की जो नीड है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको ध्यान में रखा जाए, है ना, उसकी किसी भी इंफॉर्मेशन का यहाँ पर मिसयूज़ नहीं हो। साथ ही हमें ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा कंटेंट है जो कि फेक है, जो गलत है और वो न्यूज़ में आता जा रहा है और वो प्रोपोगेट भी हो रहा है, वी शुड कर्ब दैट। साथ ही अगर कोई यूज़र है उसको कोई ऐसा बेकार सा कोई न्यूज़ दिखता है या कोई से ऐसा इशू दिखता है जैसे वो कंप्लेंट करता है, तो उसके टाइमली रिजोल्यूशन की बात भी यहाँ पर की गई थी। ठीक है, साथ ही यहाँ पर डिसाइड किया गया था जितने भी डिजिटल मीडिया है और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट पब्लिशर हैं वो क्या करेंगे, इन हाउस सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म की बात करेंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहीं यहाँ पर इन्होंने बात करी कि क्या करना ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, एक आप
रेसिडेंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए, जिसका काम क्या होगा, कोई भी इशू जो है, ठीक है, जो भी इशू आ रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा और इंश्योर करेगा कि इस तरीके के जो इशू हैं इस एक्ट से रिलेटेड रूल्स के तहत उनको किस तरीके से सुधारा जाए। दूसरा, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को आपको अपॉइंट करने की ज़रूरत है, जो कि 24/7 कोऑर्डिनेट करेगा विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। जैसे ही कोई फ्लैग आता है कि भाई ये पर्टिकुलर न्यूज़ कैसी है, गलत है या फेक है, तो उसको तुरंत ही 24/7 के अंदर उसको रिड्रेस किया जाए। और एक ग्रीवियंस ऑफिसर को भी रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है, जो कि परफॉर्म करेगा फंक्शन मेंशन अंडर द ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। साथ ही एक मंथली कंप्लाइंस रिपोर्ट भी बनाइए, जिसमें कितने टाइप के कंप्लेंट्स आपके पास आए हैं, उन पर क्या एक्शन लिए गए हैं और कितने टाइम फ्रेम पर लिए गए हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। देखिए, साथ ही यहाँ पर आईटी रूल में ये भी बात की गई थी कि पॉइंट यहाँ पर सबसे बड़ा ये आ जाता है कि जब MEA है, जो हमारी मिनिस्ट्री है और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब वो इस तरीके का प्रपोजल कर रही है, तो ये सवाल भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि होगा क्या, क्या इससे गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ नहीं करेगी, क्या गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी फेयर एंड सही तरीके से, गवर्नमेंट कहीं ऐसा तो नहीं करेगी कि इससे रिलेटेड डेटा का एक तरीके से यूज़ करने लगे एक मिक्स प्रोपोगंडा फैलाने के लिए। सो ये सारे सवाल भी हमारे दिमाग में आते हैं जब हम बात करते हैं फेक न्यूज़ की या डिजिटल मीडिया के यहाँ पर फैक्ट चेक्स के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो अगर नोडल एजेंसी को बनाने की बात की जा रही है, तो क्या ये नोडल एजेंसी फ्री हैंडेडली काम कर पाएगी, क्या ये गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी, या इसको एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में लेकर आया जाएगा। साथ ही क्या गवर्नमेंट इसका यूज़ तो नहीं करेगी अपने आप को जनता के सामने अच्छा दिखाने के लिए या किसी दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति को गलत दिखाने के लिए। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे। साथ ही यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना होगा, ये जो पूरा आईटी रूल है ना, यहाँ पे जो कस्टमर है, जो आप हैं, जो कस्टमर है, जो इन कंपनीज के तहत इन सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, उनको भी इस रडार में लाया गया। कई बार कंपनियां बच जाती हैं कि अरे मैं तो पता ही नहीं था सोर्स फाइल क्या थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा कोई भी कंटेंट जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है, फॉरेन स्टेट की किसी रिलेशन से इंडिया से रिलेटेड है, कहीं पे कोई रेप के केस की बात की जा रही है या किसी इम्प्रिजनमेंट की बात की जा रही है, अगर ऐसे किसी मुद्दे से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ जाती है या फेक न्यूज़ यहाँ पर आ जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी कंपनी से डायरेक्टली पूछताछ कर सकती है और इन कंपनी को उस फाइल के लीक होने के, सोर्स फाइल के बताने की यहाँ पर आवश्यकता हो जाएगी। ये जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले व्यक्ति हैं या किसी मैटर को डिस्क्लोज करने वाले व्यक्ति हैं, इनका ओरिजिनेशन क्या है, ये अब ट्रेस किया जा सकेगा, जो कि पहले संभव नहीं था। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मूव करते हैं करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स पे। और फर्स्ट न्यूज़ इज रेयर ऑरेंज बैट सीन इन कांगेर वैली नेशनल पार्क ऑफ बस्तर, छत्तीसगढ़। The orange bat has already been seen in the Western Ghat, Kerala, Maharashtra and Odisha. Next, first Global Tourism Investor Summit will be hosted by Tourism Ministry in April 2023 in New Delhi. The central government will organize India's first Global Tourism Summit in New Delhi from 10th of April to 12th of April 2023 under the aegis of India's G20 presidency, and all G20 member countries will be invited to participate in this summit. Next, India is one of the fourth position in the Global Firepower Index. This index gives a ranking to a country based on the potential defense capability across land, sea and air. So it is very important index you should keep in mind. India has a power index score of 0.1025 in the military strength ranking of global firepower. Next, government launched a new technology system to monitor air quality. Electronics and Information Technology Secretary Alkesh Kumar Sharma has launched the technology for air quality monitoring system, which is AQMS version 1.0. It has been developed under Ministry of Information and Technology. It is a supported project. So, it's time for quiz, and first question is,
First Global Tourism Investor Summit will be hosted by Tourism Ministry in which of the following country? So it should not be country, state. तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कहाँ पर पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट होस्ट किया जाएगा। और कल हमने डिस्कस किया था एक मेंस का क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आप मुझे बताएंगे ASER report 2022 is published by which of the NGO? So आज के लिए बस इतना ही। Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. We have entirely dedicated faculty for both the exams. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and subscribe our channel to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.